नमस्कार। आज हम पीटर थियल की किताब ज़ीरो टू वन के कुछ बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े अलग से लगने वाले विचारों पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इसका एक यूट्यूब ऑडियो बुक सारांश है और हम कोशिश करेंगे कि इसके ज़रिए समझें कि थियल नवाचार, एकाधिकार और कुछ बिल्कुल नया बनाने के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, उनका नजरिया काफी अनोखा है बिजनेस और इनोवेशन को लेकर। बिल्कुल। तो ये चर्चा इस पर फोकस करेगी कि क्यों, जैसा थियल कहते हैं, मौजूदा चीज़ों से मुकाबला करने के बजाय कुछ एकदम नया बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, सारांश एक बड़े दिलचस्प सवाल से शुरू होता है, सोचने वाला सवाल है। किसी शहर में मान लीजिए 100 रेस्टोरेंट पहले से हैं, तो एक और खोलना ज्यादा मुश्किल है। हाँ, या फिर अगला गूगल जैसा कुछ बनाना? अच्छा सवाल है। थियल मानते हैं कि ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, वो भीड़ वाला सुरक्षित रास्ता, और बस कंपटीशन में लगे रहते हैं। हाँ, क्योंकि वो जाना पहचाना लगता है। लेकिन थील कहते हैं कि असली टिकाऊ सफलता कुछ ऐसा अनोखा बनाने से मिलती है जो पहले था ही नहीं। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले ये जो आइडिया है 1 to n बनाम 0 to 1, थियल दो तरह की प्रगति में फर्क करते हैं। हाँ बिल्कुल। 1 to n का मतलब है जैसे सारांश में भी है कि जो चीजें हैं उन्हीं की नकल करना या उनमें थोड़ा सुधार करना। सही। जैसे एक और सोशल मीडिया ऐप बना दिया या वही एक और रेस्टोरेंट खोल दिया। यह है किसी जानी पहचानी चीज को फैलाना, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस शायद। बिल्कुल सही कहा। ये मतलब जाने पहचाने नक्शे पर चलना है। आपको पता है रेस्टोरेंट कैसे चलता है, ऐप कैसा होता है, रास्ता साफ है। हाँ, भीड़ जरूर है, लेकिन 0 to 1 वो बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं, जीरो से शुरू करके कुछ नया बनाना। वर्टिकल प्रोग्रेस कह सकते हैं इसे। जैसे पहला कंप्यूटर या पहली इलेक्ट्रिक कार, इस तरह की चीजें। हाँ बिल्कुल, ये इनोवेशन की एक बड़ी छलांग है, एक मौलिक रचना। तो थील का पॉइंट ये है कि नकल करना, मतलब 1 to n, आसान लग सकता है, सेफ लग सकता है। हाँ, लगता ही है, मॉडल है सामने। पर 0 to 1 जो कि मुश्किल है, दुर्लभ है, रिस्की भी है। हाँ, क्योंकि कोई तय रास्ता नहीं होता। लेकिन वही असली टिकाऊ और बहुत ज्यादा मूल्यवान बिजनेस बनाने का तरीका है। ये कंपनियां, जैसा आपने कहा, सिर्फ पाई का टुकड़ा नहीं लेती, वो नई पाई बनाती हैं। बिल्कुल। और थील का तर्क है कि लंबे समय में वो जो भीड़ वाला बाजार है ना, 1 to n वाला, उसमें टिके रहना भी बहुत मुश्किल और रिस्की हो सकता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि वहां कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल कम हो जाते हैं। आप बस दूसरों से थोड़ा बेहतर करने के चक्कर में फंसे रहते हैं। जबकि 0 to 1 वाली कंपनियां अगर चल निकली तो वो कंपटीशन से काफी हद तक बच जाती हैं, कम से कम शुरू में, और उन्हें मजबूत होने का, वैल्यू बनाने का मौका मिलता है। तो जोखिम दोनों में है, पर इनाम 0 to 1 में कहीं बड़ा है। ये है पॉइंट। हाँ, उनका मेन आर्ग्यूमेंट यही है। ये नजरिया कंपटीशन को देखने का काफी अलग है, और इसी से जुड़ा है उनका अगला विचार जो मुझे लगता है कई लोगों को चौंकाएगा। मतलब हम तो यही सुनते आए हैं कि मोनोपोली यानी एकाधिकार बुरा होता है। हाँ, आम धारणा तो यही है, ग्राहकों के लिए बुरा, बाजार के लिए बुरा। लेकिन थियल बिल्कुल उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं कि हर महान बिजनेस अपने फील्ड में एक तरह का एकाधिकारी होता है। हाँ, ये उनका एक बहुत ही, क्या कहते हैं, विवादास्पद लेकिन सेंट्रल आइडिया है। और इसे समझने के लिए ये जरूरी है कि वो एकाधिकार से मतलब क्या रखते हैं। हाँ, ये जरूरी है। वो उन पुराने टाइप के एकाधिकार की बात नहीं कर रहे जो जबरदस्ती बनाए जाते हैं, जो कंपटीशन को खत्म कर देते हैं। वो बात कर रहे हैं क्रिएटिव मोनोपोलीज की। क्रिएटिव मोनोपोलीज, ये क्या है? मतलब ऐसी कंपनियां जो कुछ इतना अनोखा और इतना बेहतर बनाती हैं कि असल में उनका कोई सीधा मुकाबला करने वाला होता ही नहीं। जैसे गूगल सर्च में। हाँ, बिंग है, डकडकगो है, पर गूगल का दबदबा देखिए, वो लगभग एकाधिकार जैसा है। अमेज़न ने किताबों से शुरू किया, फिर ई-कॉमर्स में कई जगह ऐसी पोजीशन बना ली। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि क्या ऐसी कंपनियां फिर कीमतें नहीं बढ़ा सकती, ग्राहकों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती? थील का तर्क इससे अलग है। वो कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है ना, जिसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, तो कंपनियां सिर्फ आज पर फोकस करती हैं, कॉस्ट कटिंग पर। मुनाफा लगभग 0 हो जाता है। ऐसे में उनके पास ना तो पैसा बचता है, न ही मोटिवेशन कि वो लंबे समय का सोचें, रिसर्च करें, बड़े इनोवेशंस करें या अपने कर्मचारियों का बहुत अच्छा ख्याल रखें। अच्छा। इसके उलट जो क्रिएटिव मोनोपोली है, क्योंकि वो रोज के कंपटीशन के दबाव से थोड़ी मुक्त है, वो आगे का सोच सकती है। वो अपने मुनाफे को R&D में लगा सकती है, नए प्रोडक्ट्स बना सकती है, बेहतर सर्विस दे सकती है, समाज के लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकती है।
पर शर्त यह है कि उसे अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए लगातार कुछ नया, कुछ बेहतर करते रहना होगा। बिल्कुल, वरना कोई और आ जाएगा। तो उनके नजरिए में ये एकाधिकार ठहराव नहीं लाता, बल्कि प्रोग्रेस का इंजन बन सकता है। तो ये एक तरह से कंपटीशन से बचकर अपनी खास जगह बनाने का तरीका है, ताकि आप सच में कुछ बड़ा कर सकें। ये तो बिजनेस स्कूलों में सिखाई जाने वाली बातों से काफी अलग है। हाँ, काफी अलग है। अब इसी अलग सोच को और आगे ले जाते हुए थील का वो मशहूर सवाल आता है जो दिमाग घुमा देता है। वो कौन सा जरूरी सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? हाँ, ये सवाल पूछना आसान है, जवाब देना बहुत मुश्किल। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल सवाल नहीं है। खेल के लिए, ये नए बिजनेस बनाने वालों उद्यमियों के लिए सबसे जरूरी सवाल है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जो असाधारण सफलता मिलती है ना, वो अक्सर वहीं से आती है जहां आप कुछ ऐसा देख पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, या जिसे सच मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, जैसे कोई छुपा हुआ सच? हाँ, कह सकते हैं कोई सीक्रेट या छिपा हुआ ज्ञान जिस पर आप कोई नया बिजनेस या टेक्नोलॉजी बना सकें। जब सब लोग कह रहे हो अरे ये तो नहीं चलेगा या ये नामुमकिन है, अक्सर वही मौका होता है जब कोई दूर की सोचने वाला उसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने में लगा होता है। तो ये सिर्फ अलग सोचने की बात नहीं है, बल्कि उस अलग सोच पर टिके रहने और उस पर एक्शन लेने की बात है। हाँ बिल्कुल, हिम्मत की बात है जो सब मान रहे हैं उस पर सवाल उठाने की, उन मौकों को देखने की जहां दूसरों को सिर्फ मुश्किलें दिख रही हैं। कोई उदाहरण है इसका? जैसे एयरबीएनबी का आपने शायद पहले जिक्र किया था। हाँ, एयरबीएनबी अच्छा उदाहरण है। कुछ साल पहले कितने लोग सोचते होंगे कि अजनबी अपने घरों में दूसरे अजनबियों को रहने देंगे और ये इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा? शायद बहुत कम। सही बात है। ये है कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग। और ये हमें उनके अगले पॉइंट पर लाता है, भविष्य को देखने का नजरिया। थियल कहते हैं कि भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं जो बस आ जाएगी, इंतजार करने से नहीं। हाँ, वो कहते हैं भविष्य बनाया जाता है, उसे गढ़ना पड़ता है। और यहाँ वो दो तरह के आशावाद की बात करते हैं, निश्चित आशावाद और अनिश्चित आशावाद, डेफिनेट और इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म। हाँ, और ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। ये तय कर सकता है कि कोई समाज या कंपनी आगे बढ़ेगी या नहीं। तो क्या फर्क है दोनों में? निश्चित आशावाद का मतलब है कि आप मानते हैं कि भविष्य बेहतर होगा और आपके पास उसे बेहतर बनाने का एक साफ पक्का प्लान है। आप जानते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और कैसे पहुंचेंगे। जैसे हमें पुल बनाना है या चांद पर जाना है या इलेक्ट्रिक कारें बनानी है। एक लक्ष्य है और उसे पाने का रास्ता। अच्छा, और अनिश्चित आशावाद? अनिश्चित आशावाद है कि आप मानते तो हैं कि भविष्य शायद बेहतर होगा, पर कैसे होगा, क्यों होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं, कोई प्लान नहीं है। बस एक धुंधली सी उम्मीद है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। ये किस्मत पर ज्यादा निर्भर करता है। थेल इशारा करते हैं कि जैसे आजकल कई पश्चिमी देशों में ये अनिश्चित आशावाद ज्यादा दिखता है। लोग उम्मीद तो करते हैं पर बड़े बोल्ड प्रोजेक्ट्स कम दिखते हैं। जबकि सबसे सफल प्रभावशाली कंपनियां टेस्ला, स्पेसएक्स या पुराने जमाने का एप्पल, उनके पास भविष्य के लिए बहुत साफ, बोल्ड, महत्वाकांक्षी प्लान थे और उन्होंने उन पर पूरी शिद्दत से काम किया। तो सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है, प्लान होना जरूरी है। बिल्कुल। अनिश्चित आशावाद आपको शायद आराम दे, लेकिन वो आपको कुछ बड़ा करने के लिए गाइड नहीं करता। आप शायद फाइनेंस जैसे फील्ड में चले जाएं जो मौजूदा चीजों को मैनेज करते हैं, बजाय इंजीनियरिंग या साइंस के जो कुछ नया बनाते हैं। निश्चित आशावाद ही हमें बड़ी चुनौतियां लेने की ताकत देता है। यानी प्लान और उसे पूरा करने का इरादा, यह जरूरी है। अब प्लान और बनाने की बात हो रही है तो थियल सिर्फ प्रोडक्ट पर ही फोकस नहीं करते, वो टीम पर, फाउंडर्स पर बहुत जोर देते हैं। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि स्टार्टअप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, ये लोगों का ग्रुप है, एक कल्चर है। और वो एक बड़ी मजेदार उपमा देते हैं, कहते हैं कि फाउंडिंग टीम को माफिया की तरह होना चाहिए। हाँ, ये सुनकर लोग चौंक जाते हैं, लेकिन उनका मतलब क्राइम से नहीं है। हाँ वो तो है। तो क्या मतलब है उनका? उनका मतलब है कि टीम के सदस्यों के बीच बहुत गहरे, मजबूत रिश्ते होने चाहिए। वो अपने विजन, अपने लक्ष्य, अपनी वैल्यूज में एकदम जुड़े हुए हों, अलाइंड हों, जैसे एक मजबूत परिवार या कोई बहुत करीबी ग्रुप होता है। अच्छा, मतलब एकता और तालमेल। हाँ, एक मजबूत जुड़ी हुई संस्कृति जहां सब एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हों, वो स्टार्टअप की शुरुआती सफलता के लिए बहुत जरूरी है। लोग सिर्फ सैलरी के लिए ना आए, बल्कि मिशन में विश्वास रखें। लेकिन क्या इससे कभी ग्रुप थिंक का खतरा नहीं होता? मतलब सब एक जैसा सोचने लगे, बाहर के आइडियाज ना आए। ये चिंता सही है, लेकिन थियल का जोर खासकर शुरुआती टीम पर है। जब स्टार्टअप बहुत नाजुक हालत में होता है,
जब विजन को हकीकत बनाने के लिए जबरदस्त फोकस चाहिए, तब ये एकता बहुत जरूरी है। अगर फाउंडर्स के लक्ष्य अलग अलग हों या आपस में बने ही नहीं, तो कंपनी का चलना बहुत मुश्किल है। शायद बाद में जब कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाए तब अलग अलग सोच लाना ज्यादा जरूरी हो, पर शुरुआत में वो बॉन्डिंग, वो साझा मिशन सबसे ऊपर है। समझ गया। टीम का तालमेल और लक्ष्य पर पकड़ नींव की तरह है। इसके साथ ही थील एक और दिलचस्प बात करते हैं, रहस्य यानी सीक्रेट्स। वो पूछते हैं क्या दुनिया में अब भी रहस्य बाकी हैं? हाँ, और उनका जवाब है बिल्कुल है, पर यहाँ मतलब किसी जासूसी कहानी वाले रहस्य से नहीं है। तो फिर उनका मतलब है अनदेखे अवसर, छुपे हुए सच, प्रकृति के बारे में, समाज के बारे में, ऐसे आइडियाज जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं या सोचते हैं कि अब कुछ नया जानने को बचा ही नहीं है। अच्छा, मतलब अनएक्सप्लोर्ड एरियाज। हाँ, थेल मानते हैं कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, और महान फाउंडर्स वही होते हैं जो इन छिपे हुए सत्यों या रहस्यों को खोजते हैं। वो उन चीजों पर सवाल उठाते हैं जिन्हें बाकी सबने मान लिया है। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। कोई उदाहरण कि ये रहस्य कैसे खोजें? सारांश में शायद सीधे उदाहरण ना हो, पर थेल का इशारा है कि ये साइंस, टेक्नोलॉजी, समाज की समझ में छिपे हो सकते हैं। इन्हें खोजने के लिए गहराई से सोचना पड़ता है, पुरानी धारणाओं को चैलेंज करना पड़ता है, वहां देखना पड़ता है जहां दूसरे नहीं देख रहे। तो ये उस कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग से जुड़ा है जिसकी हमने पहले बात की थी, वो सच ढूंढना जिस पर कम लोग सहमत हों। बिल्कुल, ये उसी से जुड़ा है, ये मानना कि दुनिया पूरी तरह समझी नहीं गई है और अभी भी महत्वपूर्ण खोजें होनी बाकी हैं। ये तो काफी आशावादी नजरिया है। अच्छा, अब आखिर में एक और आइडिया जो आम सोच को चैलेंज करता है। हम सुनते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में। हाँ, कि जो पहले आता है वो जीतता है। बिल्कुल, किसी बाजार में सबसे पहले घुसने का फायदा। लेकिन थील इसे भी पलट देते हैं, वो लास्ट मूवर एडवांटेज की बात करते हैं। हाँ, ये थील का एक और क्लासिक लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया है। वो कहते हैं कि सिर्फ सबसे पहले आना ही काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार जो पहले आते हैं वो रास्ता बनाते हैं, गलतियां करते हैं, बाजार को सिखाते हैं, और फिर बाद में आने वाले उनसे सीखकर उनकी कमियों को दूर करके आगे निकल जाते हैं। अच्छा। थियल के अनुसार असली विजेता वो नहीं जो सबसे पहले शुरू करता है, बल्कि वो है जो आखिरी मूवर होता है। मतलब वो जो उस कैटेगरी में आखिरी सबसे बड़ा इनोवेशन लाता है और एक ऐसा बिजनेस बनाता है जो लंबे समय तक टिकता है और उस फील्ड पर हावी हो जाता है। तो पहला होना बेकार है? बेकार नहीं, पर सिर्फ काफी नहीं है। पहला होना मदद कर सकता है, पर असली लक्ष्य है एक ऐसा मजबूत डिफेंडेबल बिजनेस बनाना जिसकी नकल करना मुश्किल हो। डिफेंडेबल मतलब जिसे कंपटीशन आसानी से खत्म न कर सके। ये आपकी टेक्नोलॉजी, आपके ब्रांड, नेटवर्क इफेक्ट या स्केल की वजह से हो सकता है। लक्ष्य सिर्फ शुरू करना नहीं, बल्कि टिके रहना और हावी होना है। जैसे गूगल सर्च में पहला नहीं था, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग में पहला नहीं था। बिल्कुल, लेकिन वो अपने अपने फील्ड के लास्ट मूवर बने। उन्होंने उस कैटेगरी को डिफाइन कर दिया। तो ये सारे आइडियाज 0 to 1, मोनोपोली, कॉन्ट्रेरियन सोच, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, मजबूत टीम, सीक्रेट्स की खोज, लास्ट मूवर एडवांटेज, इन सब का निचोड़ क्या है? जैसा सारांश के अंत में भी कहा गया है, निचोड़ यही है कि दुनिया को एक और कॉपीकैट प्रोडक्ट या बिजनेस की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और इंस्टाग्राम क्लोन या एक और वैसा ही रेस्टोरेंट मत बनाओ। बिल्कुल, इसके बजाय उन आइडियाज, उन रहस्यों, उन मौकों को ढूंढो जिन्हें कोई और नहीं देख रहा। वो 0 to 1 वाला रास्ता खोजो। 0 to 1 हमें यही सिखाती है कि भविष्य बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, विजन चाहिए और भीड़ से अलग चलने का साहस चाहिए। कंपटीशन में उलझने के बजाय कुछ नया बनाओ। जैसा थेल कहते हैं, कंपटीशन हारने वालों के लिए है। हाँ, और इनोवेशन लीडर्स के लिए है। ये सोचने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है कि कैसे कुछ मीनिंगफुल, कुछ टिकाऊ बनाया जाए। सही कहा। और यहाँ अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर थियल सही हैं कि कंपटीशन हारने वालों के लिए है, तो आज जो लाखों बिजनेस पहले से मौजूद हैं, जो बहुत ज्यादा कंपटीशन में हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उनके लिए बस यही रास्ता है कि सब छोड़कर कुछ 0 to 1 जैसा नया खोजें? या क्या वो अपनी मौजूदा स्थिति में ही कुछ इनोवेट करके कंपटीशन से थोड़ा अलग होकर कुछ कर सकते हैं? हाँ, क्या स्थापित व्यवसायों के लिए इनोवेशन और कंपटीशन के बीच संतुलन बनाने का कोई और तरीका हो सकता है? इस पर जरूर सोचेगा। आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।